दोस्तों, वैसे तो आपने थंबनेल और वीडियो के टाइटल में ये देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन तेज़ी से रिड्यूस हुई है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के तहत हुआ है। इस वीडियो में हम उसी प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि भारत का बांग्लादेश को लेकर क्या रोल हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन 1947 में हुआ, लेकिन 1971 तक वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों ही पाकिस्तान थे। बांग्लादेश उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करता था। बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया 1971 में, जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर किया और फिर बांग्लादेश अलग हुआ, मतलब कि पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। सन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। दोनों ही जगह पर हिंदुओं और मुस्लिम की पॉपुलेशन थी। लोग इधर से उधर और उधर से इधर माइग्रेट कर रहे थे। उस टाइम पर इतना क्योस हुआ कि जो लोग माइग्रेट करके गए थे, उनकी ज़मीनों पर किसी ने कब्जा कर लिया या फिर गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल जमा लिया। अब ऐसा दोनों जगह हो रहा था, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, वेस्ट पाकिस्तान में भी और ईस्ट पाकिस्तान में भी, जो बाद में बांग्लादेश बना। तो ऐसे में इंडिया में तो वक्फ बोर्ड बन गया था 1954 में। हालांकि वक्फ बोर्ड जो है, यहाँ इंडिया के जो मुस्लिम छोड़कर पाकिस्तान गए थे, उनकी ज़मीन को डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं कर सकता था या बचा सकता था कब्जा होने से, लेकिन जो ज़मीन किसी रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट की गई हो या फिर कभी वहाँ पर मदरसा रहा हो या फिर इस्लामिक प्रैक्टिस या फेथ से रिलेटेड कोई जगह है, उसको प्रोटेक्ट करने में वक्फ बोर्ड इंडिया में सक्सेसफुल हो रहा था। अब इंडिया में तो ये सब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर अभी भी कब्जे चलते थे। उस टाइम पर हिंदुओं और सिखों की जो भी ज़मीनें थी, वो डायरेक्ट कब्जा कर ली गई या फिर वो सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में आ गई। इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं थे। इसलिए हम और आप बहुत लकी हैं कि हम लोग भारत जैसे देश में पैदा हुए, जहाँ पर डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये सब ऐसे ही चलता रहा जब तक साल 1965 नहीं आ गया। अब आप लोगों को पता ही होगा कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। जब वॉर ख़त्म हुआ तो इंडिया ये वॉर जीत गया था। 65 के वॉर ख़त्म होने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया था, यूँ कहें कि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी एक्शन लेने की, जो एक्शन वो पहले नहीं ले पा रहे थे, और वह एक्शन था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हिंदुओं की पॉपुलेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश में कम करने का एक सिस्टमेटिक अप्रोच का पहला बेसिक स्टेप था। आगे आपको समझ में आएगा कैसे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है क्या। तो कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन को या फैमिली को एनिमी डिक्लेयर कर सकता है अपने एनालिसिस के बेसिस पर, और अगर एक बार उन्होंने किसी को एनिमी डिक्लेयर कर दिया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी या जायदाद, जो चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो सारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी और उसके खिलाफ आप कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते या फिर कोर्ट में भी नहीं जा सकते। 1965 तक पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन इतनी खास नहीं बची थी, लेकिन जो बांग्लादेश वाला रीजन था, वहाँ पर अभी भी 25 से 30% पॉपुलेशन हिंदू थी, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये टारगेट था कि हमें हिंदू पॉपुलेशन को पॉलिटिकली वीक करना। 1965 की लड़ाई के बाद जब पाकिस्तान ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लगा दिया, तो 1968 में इंडिया ने भी इसके जवाब में एनिमी एक्ट को लगा दिया। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के एनिमी एक्ट में ज़मीन और आसमान का अंतर था। पाकिस्तान का जो एनिमी एक्ट था, वो सीधे सीधे हिंदुओं को वीक करने का था। इंडिया ने जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया था, उसका एक पर्पस तो पाकिस्तान का रिप्लाई था। दूसरा, इंडिया के एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी कि जो लोग इंडिया को छोड़कर जा चुके हैं, उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी। उसके अलावा इंडिया में रहने वाले किसी भी सिटीजन को, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, उसको इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी खड़े होकर एनिमी डिक्लेयर नहीं करेगा। ये एक्ट सिर्फ उन लोगों पर है जो इंडिया को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को तो गवर्नमेंट को कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आने के बाद करंट डे बांग्लादेश से हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई। 1965 से पहले अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25% हिंदू पॉपुलेशन हुआ करती थी। 1974 आने तक ये पॉपुलेशन सीधे गिरकर 14.6% हो गई। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का एक वॉर होता है ताकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया जा सके। पाकिस्तान के 90,000 से भी ज़्यादा सैनिक इंडिया के सामने सरेंडर कर देते हैं। बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। अब सभी को ये एक्सपेक्टेड था कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट लगा रखी थी, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऐसा ही लगा रहे हुआ भी तो बस एक छोटा सा चेंज 1974 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का नाम बदलकर वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट कर दिया गया, लेकिन इसके फीचर्स चेंज नहीं हुए। आज के टाइम में शेख हसीना या फिर कुछ और लीडर्स चाहें भी तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश अवामी लीग के खुद के लीडर्स एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू कब्जा किए हुए जमीन को दबा कर बैठे हैं। साफ सीधी बात यह है कि बांग्लादेश ने हर वो कदम अपनाया जिससे कि हिंदुओं की पॉपुलेशन रिड्यूस की जा सके। ऐसे ही षड्यंत्र में आज फंस चुका है इस्कॉन। इस्कॉन जो प्रैक्टिस करता है गौड़िया वैष्णविज्म, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा या कृष्ण भगवान की पूजा पर। आज बांग्लादेश में इस्कॉन के 15 अच्छे खासे टेम्पल हैं। मेन बात यह है, इस्कॉन जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो माइनॉरिटीज़ के लिए बांग्लादेश में स्टैंड ले सकती है, उन्हें सपोर्ट कर सकती है। हाल ही में बांग्लादेश में इतना केओस होने के बाद, शेख हसीना की सरकार जाने के बाद शायद कुछ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है इस्कॉन को बैन करने की, क्योंकि एक बार इस्कॉन को बैन कर दिया जाए या फिर सिर्फ ये प्रूव कर दिया जाए कि किस तरह इस्कॉन बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो शायद सीधे सीधे आप इस्कॉन को भी एनिमी डिक्लेयर कर सकते हो। फिर एक बार अगर एनिमी डिक्लेयर हो जाए तो फिर वही सिस्टमेटिक अप्रोच जो लंबे टाइम से चलता आ रहा है वो इस्कॉन के साथ भी इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें कुछ इस तरह से ही देखी जा रही हैं। जब शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराया गया उसके बाद काफ़ी सारे केओस हुए, हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी सारे रायट्स हुए। इसके बाद ढाका और भी जगहों पर हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किए, साइलेंट प्रोटेस्ट थे और काफ़ी सारी जनसंख्या में हिंदू अवेलेबल थे। इन सभी रैलीज को, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में एक हिंदू लीडर का कंट्रीब्यूशन था, जिसका नाम है चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी। शायद बांग्लादेशी गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि इतनी सारी जनसंख्या में कोई हिंदुओं को इकट्ठा कर लाया है तो उसके खिलाफ कोई तो एक्शन होना ही चाहिए, और इसके बाद चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को अरेस्ट कर लिया गया। पहले इनका अरेस्ट हुआ, उसके बाद एक पेटिशन डाली गई ढाका हाई कोर्ट में इस्कॉन को बैन करने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली ढाका हाई कोर्ट ने इस अपील को रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं कि आगे आने वाले टाइम में और क्या क्या देखने को मिले। अब वीडियो के आखिरी पड़ाव में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर भारत का क्या रोल हो सकता है। आज बांग्लादेश बड़े ही आराम से कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। हमारे आस पड़ोस इतनी इंस्टेबिलिटी के चलते क्या भारत को हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहना चाहिए? जब पड़ोसी देश के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत होती है। आज भारत विश्व गुरु बनना चाहता है तो हमारे नेबरहुड में पीस बरकरार रखना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया में होने वाले ह्यूमन राइट वायलेशंस को कंडम करते हैं, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में होने वाले हिंदू जेनोसाइड के बारे में कभी भी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें ही फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारत के फॉरेन रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन इन रिलेशंस का क्या फ़ायदा अगर ज़रूरत के समय हम इनका इस्तेमाल ना कर पाएँ, अपनी बात दुनिया तक ना पहुँचा पाएँ। अब बारी आती है कि हम और आप क्या कर सकते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम मेड इन बांग्लादेश चीज़ों का विरोध करें, उन्हें ना खरीदें, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का सपोर्ट करें, और आप मेरी इस अपील को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।